हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका कंपनी लॉ का पेपर भी ख़त्म हो चुका है। तो पहले सबसे बड़ी टेंशन थी कि सर जेएचजीएल की लैंग्वेज बहुत टफ है। तो चलिए वो पेपर काफ़ी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो पास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे उसके कंपेरेटिवली काफ़ी इजी था। ठीक है, जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम रहे हैं दिसंबर 21 तक, तो उसके कंपेरेटिव तो ईजी था। चलो पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। अब बारी आई कंपनी लॉ की। ठीक है, तो कंपनी लॉ तो हमेशा जो पता ही है आपको कि वाइडेस्ट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स। तो डर भी था कि हाँ पेपर कैसा आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए पेपर जो कंपनियों का होता है उसमें ये नहीं होता कि टफ होता है। पर दिक्कत ये है कि कंपनियों में प्रोविजंस इतनी ज़्यादा हैं। ठीक है, सेक्शंस इतने ज़्यादा कवर कर रखे हैं, ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर कर रखा है कंपनी एक्ट का। ठीक है, उसके अलावा फिर स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, सिलेबस एक्चुअली बहुत वाइड है आपका। ठीक है, तो अब बात यह है कि अब जो पेपर आपका है वो कैसा हुआ। तो मिक्स रिव्यू आ रहे हैं और वो हमेशा ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई कह रहा है बहुत टफ था, कोई कहता है बहुत इजी था। ठीक है, कोई कह रहा है एवरेज था। जब तक मैं एज ए टीचर अपना रिव्यू दूंगा, वो ये है कि जो पेपर था वो एवरेज था। ना आसान था ना टफ था। ठीक है, और ये एक पेपर एक एवरेज था। जैसे हाँ ये था कि अगर आपने सेक्शन ध्यान से पढ़े हुए हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रोविजंस हैं सेक्शंस हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, फिर आप पेपर पास होने लगे तो आपका बड़े इजीली निकल आएगा। जैसे आप देखेंगे कि तो कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन निकले हैं। पहले 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन कौन सा है आप खुद देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कौन सा आ गया, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर एंड लोन। अब इस क्वेश्चन में क्या था बताइए। ठीक है, लोन क्या होता है, बैंक से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। और डिबेंचर जो है, ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, 71 सेक्शन है इसका। ठीक है, और लोन का जो सिस्टम है, ठीक है, लोन जो है उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता। ठीक है, और दोनों में हाँ ये चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ठीक है जी, और ऐसे करके आप डिफरेंस इसमें इजीली लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन आया, ऐसे आप ये क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, स्ट्राइक इन द पोस्टल डिपार्टमेंट कुड बी वैलिड रीजन फॉर डिले इन डिस्पैच ऑफ डिविडेंड वारंट। अभी सबको पता था कि 127 में क्या है, डिविडेंड जो है 30 डेज के वेतन पे करना होता है। 5 एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या है कि डिले भी हो सकती है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे लिखना था। ऐसे आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं। आर्टिकल्स कहते हैं कि एसोसिएशन के भी लिमिटेड बाय गारंटी कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम केवल किस में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी होती है कि जो भी कमाएंगे हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, ये तो सेक्शन 8 कंपनी हो गई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें ये कहा जाता है, ठीक है, कि हाँ भी सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ लगाया जाएगा, कि ऑब्जेक्ट्स में लगाया जाएगा, तो ये तो कंपनी कौन सी होगी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो आपने यहाँ पे सेक्शन 8 के रिगार्डिंग लिखना था। अब अलग टीचर्स के अलग रिव्यू आ सकते हैं इस सेक्शन क्वेश्चन के बारे में, बट माई रिव्यूज़, मेरा व्यू यही है इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे डीबीआर वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये किसको नहीं आता होगा, सेक्शन 43 के साथ जो रूल्स है। ठीक है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के रिगार्डिंग बताना था यहाँ पे। बताइए जी ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया। अब जिसने कंडीशंस याद की हुई हैं, आपको याद होगा इसमें क्या था, आर्टिकल में पावर होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है, पिछले 3 साल में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग में या फिनिशियल रिटर्न फाइलिंग में। ठीक है, अब जिसने प्रोविजन याद किए हैं सेक्शन आराम से लिख दिया होगा। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्लेन एंड ब्रीफ है कंपनी दो ए लीगल पर्सन इज नॉट ए सिटीजन। बिल्कुल सही है, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पर सिटीजनशिप नहीं होती इसको मिलती। तो मैंने तो बार बार यही कहा है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन मत छोड़ो, उसमें से फिर काफ़ी रिपीट हुआ है। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें क्या है कि जो सिटीजनशिप है वो क्या है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट किसको ग्रांट की जाती है, ओनली टू इंडिविजुअल। ठीक है, ओनली टू इंडिविजुअल, तो कंपनी को सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की जा सकती। तो कंपनी की डोमिसाइल होती है, पर कंपनी कैन नॉट बी ग्रांटेड द लीगल इंडियन सिटीजनशिप। सिंपल आंसर था इसका। ठीक है, अब ऐसे ही है, कोई भी आप क्वेश्चन उठाओगे और जिसने प्रोविजन पढ़ रखी हैं उसने आराम से लिख दिया गया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आर्टिकल्स जो थे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी सर्वड अपॉन द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल में लिखा था कि डॉक्यूमेंट जो है भेजे जा सकते हैं ओनली थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। अब आपको पता होगा कि सेक्शन 20 में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जो लास्ट के सेक्शन हैं आपके इनकॉर्पोरेशन के। ठीक है, कि सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कैसे हो सकता है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है, बाय कोरियर हो सकता है, बाय स्पीड पोस्ट हो सकता है। ठीक है, याद है आपको, भेजा आरओसी को कैसे सर्व किए जाते हैं और इनको कैसे सर्व किए जाते हैं। तो कंपनी को सर्व कैसे किए जा सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, ठीक है, कोरियर है, ये सर्विसेज है। ठीक है, तो जिसने प्रोविजंस पढ़ी हैं उसने लिख दिया आगे होगा। ठीक है,
अब काफ़ी सारे आपको ऐसे सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 79 आ गया। 79 किस चीज़ का? मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब क्या आपको नहीं आता? अगर ठीक है आपको नहीं आता तो इसका मतलब पढ़ के ही कुछ नहीं गए। ठीक है, तो पास होने लायक बहुत कुछ था। ठीक है, अभी आ गया। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, जो बाहर उनके जो लोग हैं। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि फॉरेन रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है। अभी सेक्शन 88 का है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसके बारे में लिखना था कि बताइए जी क्या है कि अब जो फॉरेन रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, तो इंडिया के बाहर मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया के बाहर क्या है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, फॉरेन रजिस्टर, जहाँ फॉरेन मेंबर्स का नाम होगा, उसकी जो डिटेल होगी वो, ठीक है, वो साथ किसको भेजी जाती है, जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ भेजी जाती है। ठीक है, और फिर कहते हैं डिसकंटिन्यू, जब नया रजिस्टर लगाया जाता है, ठीक है, तो पिछला डिसकंटिन्यू कर देते हैं और सारी की सारी एंट्री जो है पुराने वाली नए रजिस्टर में आ जाती हैं। ये सब सेक्शन 88 में ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि अगर आप देखो, जब स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला ये ऑडिटर में चैप्टर में से आया है। ठीक है, सिंपल सिंपल है। अब जैसे मेंबरशिप का क्वेश्चन है कि कौन मेंबर बन सकता है। आपको पता है कि जैसे ओनर कौन है, मेरे शेयर्स हैं, मैंने किसी के पास रखे हैं, तो जिसके पास रखे हैं गिरवी लोन लेके, तो वो मालिक थोड़ी ना बन गया, वो तो पोनी है। ठीक है, तो मतलब मालिक तो पोनर रहेगा। तो क्या पोनी मेंबर बनेगा? नहीं बनेगा। पार्टनरशिप फर्म बन सकते हैं? नहीं बन सकती, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लीगल पर्सन नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म जब भी शेयर खरीदेगी किसके नाम पे खरीदेगी? ये खरीदेगी अपने, ठीक है, किसी पार्टनर के नाम पे। अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं खरीद सकती, क्योंकि जो केवल जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, केवल वही क्या है कि शेयर्स क्या है वो मेंबर बन सकती है। तो बिल्कुल सिंपल था 3 नंबर का ये। ठीक है, अब बताइए स्वेट इक्विटी का आ गया सेक्शन 54, क्या था इसमें? ठीक है, सीता लिमिटेड इंटेंड्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। अब एमडी कहता है कि केवल फॉर कंसिडरेशन ही होते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। ये शेयर होते ही क्या है कि फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सेक्शन 54 की प्रोविजन इसमें लिखनी थी, मीनिंग लिखना था मेन तो स्वेट इक्विटी का, फिर थोड़ी सी प्रोविजन लिखनी थी, बात खत्म थी। ठीक है, आप कहते हैं कि ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। कहते हैं व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इफ टीवी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड 6 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स। आपको याद होगा ये कौन सी प्रोविजन है? सेक्शन 2 क्लोज 87, सब्सिडरी कंपनी, जहां एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, यानी कि वो क्या होता है, जहाँ मेजोरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है या रिमूव करने की पावर है, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये कंपनी क्या है, ऊपर वाली कंपनी होल्डिंग है, नीचे वाली सब्सिडरी है। ठीक है, तो हमने बताना है कि हाँ भाई ये नीचे वाली, और हाँ, अब जो एक पब्लिक कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी होती है, अगर वो प्राइवेट है तो उसे भी क्या है कि पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। ठीक है, ए प्राइवेट कंपनी विच इज़ ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, अब ऐसे ही कह रहे हैं कि आगे आरओसी, जैसे मान लीजिए कोई डिवेंचर होल्डर्स हैं, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, उसमें कुछ इवेंट हैपन हुए, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, ये बताना है कि एंट्रीज के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये भी रजिस्टर रिकॉर्ड में से आ गया। अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का क्वेश्चन है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जो मैं कह रहा था कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन मत छोड़ना, आएंगे 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 आएंगे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो वही पास्ट ईयर के क्वेश्चन आ गए यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यही पास्ट ईयर के क्वेश्चन निकल के आगे। ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पास्ट ईयर के इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, चाहता हूँ इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन था एक पास्ट ईयर के क्वेश्चन में, फाइल दी सबको, बी डीलिंग विद द डिविडेंड इन प्रेरोगेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाउएवर देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारा बता रखा था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या आना है, सारा कुछ। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन में रिपीट हो गया। ठीक है, वही उन्होंने पूछा है कि हाँ भी क्या क्या इंक्लूड होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में। ठीक है जी, तो बेसिक सी बातें क्या हैं। ठीक है, अब ये सीएसआर का क्वेश्चन है। चलिए, ये हम थोड़ा सा चेंजेस में आ गया। ठीक है, 186 का आ गया। तो कह रहे हैं कि हाँ भाई कंपनी ने अपने डीलर से डिपॉजिट्स लिए थे, उस पर डिफ़ॉल्ट हो रखा है। तो क्या कंपनी 186 में कोई रिस्ट्रिक्शंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा जो, एक तो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन ले रखे हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट किया है तो प्रॉब्लम होती है। तो डीलर्स हैं इनमें, डीलर्स हैं इनके, तो उनके डिफ़ॉल्ट किया तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको याद होगा जहाँ पे क्या होता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है। ठीक है, जो आपका पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का 60%,
या फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम का 100%, विच एवर इज हायर इज द लिमिट। तो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो क्या चाहिए होता है हमें, एसआर चाहिए होता है, यूनानिमस बीआर प्लस एसआर। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट हो रखा है, ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हैं उसमें डिफॉल्ट हो रखा है तो उनकी अप्रूवल भी चाहिए होती है साथ में। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कोई डिफॉल्ट जो हुआ है वो किसका हुआ है, कंपनी के कोई डीलर्स है उनका डिफॉल्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन है। अब वो सिंपल सा आ गया 101 वाला, तो कहता है डिसाइड वेदर द लेंथ ऑफ नोटिस। अब आपको पता है कि एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए। 21 क्लियर डेज नोटिस क्या होता है, जिस दिन नोटिस भेजा गया, जिस दिन मीटिंग होनी है वो दिन नहीं काउंट होगा, और 48 आवर्स किसके काउंट हो जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, अगर बाय नोटिस भेजा गया बाय पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, कैसे भेजा गया है, नहीं लिखा। वेदर द लेंथ ऑफ नोटिस इज प्रॉपर इन द फॉलोइंग केसेस विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट डेट ऑफ जीएम। ठीक है, इस दिन जीएम हो रही है, हाँ बाय पोस्ट भेजा गया लिखा हुआ है। ठीक है, नोटिस कैसे भेजा गया है, बाय पोस्ट। ठीक है, नोटिस भेजा गया बाय पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, एक दिन जिस दिन नोटिस भेजा गया, जिस दिन मीटिंग होनी है वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, प्लस 48 आवर्स किसके हो जाएंगे, एक्स एड एडिशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कहते हैं कि अगर बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा स्टैंड, बिल्कुल सेक्शन 8 कंपनी में पता है कि 14 डेज हो जाते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 21 डेज यहाँ क्या होता है 14 डेज हो जाते हैं, तो हमने चेक कर लेना है कि हाँ भाई ये क्या है, तो 101 की प्रोविजन लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे वीमेन डायरेक्टर का था, अब आपको पता ही है 149 का सेक्शन यहाँ पे आना था कि वीमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी में चाहिए होता है, जो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो आपने बता देना था देख के यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। पेपर एज कम्पेयर टू माई ओपिनियन वॉज वेरी इजी। ठीक है, अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसके अलावा, मतलब एवरेज क्यों बोला मैंने स्टार्टिंग में कि एवरेज मतलब मैं बच्चों के हिसाब से बोल रहा था, पर अगर थोड़ा सा जिसने ध्यान से किया उसके लिए पेपर बहुत आसान था। अगर जैसे कि 80 मार्क्स का भी अच्छे से आता था, समझिए बहुत आसान था उसके लिए। ठीक है, वो अच्छे से कराया। और अगला क्या आया, बेनिफिट्स क्या हैं बायबैक के, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट हो रखे हैं, पहले पहले भी आए हुए हैं। अब बायबैक के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो कंपनी के जो, ठीक है, जो प्रमोटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो होल्डिंग है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि मार्केट में जो एक हॉस्टाइल टेक ओवर का खतरा है वो कम हो जाता है। ठीक है, और कंपनी को जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कैश सरप्लस है, उससे क्या है कि अब रेशियो एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जिससे क्या है कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है इससे। तो आपने बता देते बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है कि वर्चुअल मीटिंग में क्या जिम्मेवारी है, वर्चुअल मीटिंग चैप्टर आपने कर रखा है, पूछें कि CS प्लस चेयरपर्सन की क्या जिम्मेवारी है। ठीक है, ये चैप्टर तो सब मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं सिंपल से। ठीक है, अब बता दें कि ये लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, अभी आपको पता ही है कौन सा सेक्शन था, 152 सबसेक्शन 6 एंड 7। ठीक है, 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 कि हाँ भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर का एटलीस्ट 2/3, ठीक है, क्या होते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, यानी कि फिर रिटायर कितने होते हैं, तो रोटेशनल का एटलीस्ट 1/3, तो ये लिखना था हमने। क्या दिक्कत है इसमें बताइए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसने प्रोविजन ध्यान से पढ़ी है। अभी आ गया, अभी कंपनसेशन के रिगार्डिंग था, सेक्शन 202 था ये। ठीक है, सेक्शन 202। ठीक है, 202 में क्या था आपको याद होगा, MD है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है। ठीक है, अगर वो, ठीक है, उनकी छुट्टी हो जाती है तो उनको क्या है कि कॉम्पनसेशन दिया जाता है, पिछले 3 साल का एवरेज जो रेमोनरेशन है उस हिसाब से दिया जाता है। और पे कितना करना होता है, बची हुई टर्नओवर है, ठीक है, बची हुई टर्नओवर है, या फिर 3 साल विच एवरेज लेस, तो उनको पे किया जाता है। और कुछ एक एक्सेप्शन थे उसकी, मतलब कि जिसने प्रोविज़न ध्यान से पढ़ी है उसने लिख दिया होगा। ठीक है, अब बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि वो वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला था। ठीक है, तो जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बोर्ड मीटिंग में पढ़ रखा है तो उसने लिख दिया आराम से। मतलब कि कहने का भाव ये है कि अगला ये आ गया आपका ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला, एक डायरेक्टर 6 महीने से बाहर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो चलो नहीं, ऑल्टरनेट तो नहीं है कि हाँ, नोटिस की बात थी। अब वो कह रहा है कि हाँ, कि क्या उसको नोटिस भेजना जरूरी है, नोटिस तो भेज नहीं होता है भाई। ठीक है, नोटिस तो क्या है कि उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहाँ भेजना होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये आपका 196 आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि MD है, एक कंपनी में मैनेजर है, क्या उस बंदे में दूसरा बंदा MD बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि मैनेजर के पास क्या होती है, सारी की सारी पावर होती है। ठीक है, और MD के पास सब्सटेंशियल पावर है। अब एक कंपनी में सारी की सारी पावर ही एक बंदे के पास है,
तो एमडी कैसे अपॉइंट हो जाएगा? ठीक है, तो एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर कैसे आ जाएंगी? सारी पावर इसके पास है। ठीक है, अगला क्या है, भी ऑप्शन में आ गया। अब मान लो अगर आपको यहाँ से नहीं आता था 5वें में से अच्छे से, तो यहाँ से आप चिप सकते थे। ठीक है, यहाँ पे उल्टा आसान आए हैं। ठीक है, एजीएम के रिगार्डिंग है, अर्जेंट मीटिंग में है। ठीक है, फिर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था, एडिशनल डायरेक्टर भी किस में आ गया, 161 का ही आ गया ये भी। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर की टेन्योर कब तक होती है? ठीक है, आने वाली एजीएम तक। अगर एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डे ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम एजीएम क्या हुई थी, अर्जन हो गई थी। पर ठीक है, जिस दिन लास्ट एजीएम होनी चाहिए थी, ठीक है, तो उस दिन क्या है कि उसकी छुट्टी हो जाएगी बस। ठीक है, नेक्स्ट चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का आ गया। ठीक है, 181 सेक्शन आ गया। आपको पता ही है कि चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना कर सकते हैं। अब तो 5% करना है पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का। तो क्या चाहिए, बीआर, उसके बियॉन्ड क्या चाहिए, ओआर। अब ये कंपनी ये कह रहे हैं कि अगर वो ग्रेचुइटी फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली वो तो अलग है, वो तो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए है, ये अपना चैरिटी के लिए है। ठीक है ना, मतलब कहने का भाव यही है कि पेपर वॉज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि हाँ भी पोस्टल बैलेट वाला बता रहे हैं कि क्या कंपलसरी है, बताइए। देखो ओपीसी में कहाँ होता है आपको पता ही है। ठीक है, ओपीसी में कहाँ पोस्टल बैलेट होता है? तो जिसने 110 पढ़ रखा है उसने ये चिप दिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो उसने वो भी लिख दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ तो चाहिए चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे मतलब कुछ एक, जैसे आप बता रहे हैं कि बताइए यहाँ ऑडिट कमेटी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जिसने 177 पढ़ रखा है उसने ये भी लिख दिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है, फिर वर्चुअल मीटिंग का आ गया। अब वर्चुअल मीटिंग का तो चैप्टर ही छोटा सा आपके सिलेबस में, तो क्या छोड़ा होगा आपने? मैं नहीं मानता कि अब जिसे छोड़ा उसका कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हाँ, यहाँ थोड़ा सा बच्चों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा टफ आया था। ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा सही। ठीक है, यहाँ पे था कि चलो एक प्रैक्टिसिंग सीएस है, उससे जिसको क्या है कि काम दिया वो बंदा ना सीएस था, ठीक है, ना कोई लॉयर था। हु वॉज ए लॉयर बट नॉट ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल, बार काउंसिल ही नहीं का मेंबर ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये किसमें था कि जो सीएस के, ठीक है, जो एथिक्स वगैरह उसके अंदर था, ये जो प्रोविजन है, गाइडलाइंस है। अब मतलब मुद्दा ये आया है कि ये पेपर कैसा था ओवरऑल। मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ, अगर 15 या 20 नंबर की एक्सेप्शन छोड़ रहे हैं, हार्डली आप, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम 15 नंबर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 15 नंबर की एक्सेप्शन छोड़ रहे हैं, तो पेपर क्या था, बिल्कुल नॉर्मल था। बट मेन थिंग ये थी कि जिसने प्रोविजंस अच्छे से पढ़ रखी हैं, कर रखी हैं, उसका पेपर आई होप कि बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको 20 नंबर का नहीं आता था, तब भी इतना कोई वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी के जो दो पेपर बचे हुए हैं एसबीएसई का, ठीक है, प्लस साथ में आपका पढ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, टैक्स का, तो वो बिल्कुल स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, वहाँ पे एफर्ट लगाइए। जेआईएल का कंपेरेटिवली काफ़ी इजी रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कंपल लो। ठीक है, कंपल लो में फिर भी 15 नंबर का मैं खुद कह रहा हूँ कि हाँ भी इधर उधर हुआ है पेपर, पर इतना होता ही है, चलता ही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप क्या है कि अगले पेपर्स में एफर्ट लगाइए। मेरे हिसाब से बिल्कुल जो एवरेज स्टूडेंट है वो आज के पेपर में इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, जो बिल्कुल कुछ करके ही नहीं आए उनका तो भगवान मालिक है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा बाकी सबका। ठीक है, अब जो कह रहे हैं कि बहुत टफ था, एक दो बच्चे ऐसे हैं कि मेरे को मैसेज है बहुत टफ था, तो चलो भगवान मालिक है उनका, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट की। ठीक है, अदरवाइज पेपर नॉर्मल था। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे क्या हैं कि इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेशर्मो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके मतलब की वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पर डालते हैं। ठीक है, आप अगर वीडियोस देखते हो, उसका फ़ायदा उठाते हो, ठीक है, तो उसका और फ़ायदा उठाओ, चैनल को आगे शेयर, जो हमारा जो वीडियोस है उसको शेयर भी किया करो, ताकि बाकी बच्चों को भी, आपके दोस्तों को, उनको सबका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके मतलब की, आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आप फ़ायदा उठाते रहे। थैंक यू बेटा।